रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं और अभी भी इस वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज अ, आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से नॉमिनल अकाउंट के बारे में देखा होगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इन सब के बारे में आप 11th में ऑलरेडी सीख चुके हैं। फंडामेंटल्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने से पहले आप इसके बारे में जान चुके हैं। तो अभी जो हम जान रहे हैं, रिवैल्यूएशन के बारे में जान रहे हैं, ये पार्टनरशिप में कैसे काम करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्यों इसको हम ओपन करते हैं और कब कब ओपन करते हैं, ये डिपेंड करता है जब जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा। फर्म का रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में कोई परिवर्तन और साझेदारों के संबंध में कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। द चेंज इन द रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एंड अ चेंज, चाहे वो माइनर चेंज हो चाहे वो मेजर चेंज हो, अ चेंज इन द पार्टनरशिप डीड या रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जैसे जाहिर सी बात है, पार्टनर्स के बीच में संबंध बदलेगा, 2 के जगह 3 होंगे, 3 के जगह 2 होंगे, 4 के जगह 5 होंगे, 5 के जगह 3 होंगे, तो वहां पे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदलेगा और जब रिलेशन बदलेगा तो उनका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड वो भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है। अब जब जब चेंज होगा, अब चेंज कब कब होगा, मैटर ये करता है कि चेंज कब कब होगा, तो चेंज होगा चेंज इन पीएसआर में। जब जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बदलेगा तो उसका पहला कंडीशन होगा चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राम और श्याम पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट लॉस बांटते थे, अब 2:1 में बांटने लगे या 1:1 में बांटने लगे, तो यहां भी डीड बदलेगा, यहां भी पार्टनर्स के बीच का संबंध बदलेगा और यहां भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। और जाहिर सी बात है, जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। और एक और चीज मैंने अभी बताया है, क्या होता है? गुडविल का भी वैल्यूएशन होगा। समझ में आई बात? इससे पहले आप गुडविल चैप्टर भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। नाउ द पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट है एडमिशन के समय रिकंस्टिट्यूशन होगा तो उसमें भी रिवैल्यूएशन बनेगा, उसमें भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। एम आई राइट? उसके बाद जब रिटायरमेंट होगा तो भी ये दोनों चीजें होंगी, जब पार्टनर का डेथ होगा किसी का तो भी ये दोनों चीजें होंगी, और जब दो फर्में आपस में मिलेगी जिसको अमलगमेशन कहते हैं, वहां भी ये दोनों चीजें की जाएंगी, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाई जाएगी और गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। और यहां तक में किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि मुद्दा का बात क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल किसी को पता होगा? और नहीं पता है बताते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें जितने भी सारे एसेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटीज में डिक्रीज, मेरे पास 1 लाख का कर्जा था, यानी कि लायबिलिटी 1 लाख था, अब मेरे पास लायबिलिटी हो गया 80,000, तो मेरा लायबिलिटी 20,000 से घट गया। जब घट गया, उसका वैल्यूएशन मैंने पे कर दिया इसलिए नहीं घट गया, उसका वैल्यू मैंने फिर से लगाया। रिवैल्यूएशन नाम से ही क्लियर होता है, रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन। क्या बोलते हैं इसको? पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन। तो जब जब फर्म में लायबिलिटीज का वैल्यूएशन के असेसमेंट किए, लायबिलिटीज का क्या होता है? रीअसेसमेंट। एसेट का क्या होता है? रिवैल्यूएशन। लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, खराब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, सुटेबल वर्ड नहीं है। लायबिलिटीज का होता है रीअसेसमेंट। क्या होता है? और एसेट का क्या होता है? रिवैल्यूएशन। क्या होता है? लेकिन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालता है। ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं कि रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट अकाउंट, नहीं बोल सकते हैं, एक ही अकाउंट बोलेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? उसमें एसेट के बारे में भी काम होगा और लायबिलिटी के बारे में भी काम होगा। एम आई राइट गाइस? नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब इसमें बेनिफिट जो भी होगा, इनकम, गेन, प्रॉफिट जो भी होगा, उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। कहां डालेंगे? और जो भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, पेमेंट होगा, उसको कहां डालेंगे? डेबिट साइड में। अब इतना समझ के चलिए कि अगर हमारा एसेट में इंक्रीज है तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। लायबिलिटीज में डिक्रीज है यानी कमी है तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? दोनों को फायदे को एक साथ डाल दिए, क्लासिफाई कर दिए। मान लो 1 लाख का फर्नीचर था, अब हो गया वैल्यू 1,10,000, 10,000 बढ़ गया। अरे बोलो, तो 10,000 रुपए यहां लिखेंगे ना, तो हम 1 लाख लिखेंगे ना ही 10,000, 1,10,000 लिखेंगे। हम दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमारा फर्नीचर कितना का था? 1 लाख का, अब कितने का हो गया? तो ना हम इसको लिखेंगे ना इसको लिखेंगे, बीच का डिफरेंस कितना है उसको लिखेंगे। समझ में आई बात? लॉक कर दिया जाए। अच्छा अगला पॉइंट है, मेरे पास एक क्रेडिटर था 50,000 का। कितने का क्रेडिटर था? जो मेरे माथा पे खड़ा था कि सर पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए।
और अब वो अचानक से बोला सर जाने दीजिए, आप 45,000 दीजिए, बात खत्म कीजिए, मतलब मेरे लायबिलिटी का वैल्यू कम हो गया। उस कंडीशन में हमारा जो लायबिलिटी था पहले कितना था, अब कितना हो गया। इसमें भी हम ई नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, डिफरेंस को लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा, बात समझ में आया, बात समझ में आया। उसी तरह से हमारा एसेट का वैल्यू घट भी तो सकता है, हम ये उम्मीद करके क्यों चलेंगे कि बढ़वे करेगा, घट भी तो सकता है। तो एसेट का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। मान लीजिए कि कोई एसेट था 40,000 का, कितने का था, अब वो हो गया 35,000 का, कितना का हो गया 35,000। तो डिफरेंस क्या है, मैंने क्या कहा, ओरिजिनल ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दोनों को नहीं लिखना है, किसको लिखना है, बीच के डिफरेंस को। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एम आई अंडरस्टैंडेबल, ऑडिबल, सबको सुनाई दे रहा है। चलिए वेरी गुड। दूसरा है इंक्रीज इन लायबिलिटी। व्हाट इज द इंक्रीज इन लायबिलिटी मीन, जब हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, मान लीजिए कि हमने 50,000 रुपया क्रेडिटर रखा था, हमारे पास क्रेडिटर था 50,000, रखता कोई नहीं होता है, ठीक है, तो लायबिलिटी हमारे पास 50,000 का था, उस पर 10% इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट नहीं दिए थे तो इंटरेस्ट बढ़ गया, अब हमारा लायबिलिटी कितना हो गया 55,000, कितना 55,000। तो 55,000 हमारा लायबिलिटी हो गया। तो अब ये 5,000 बढ़ गया कि घट गया, अब देखिए दोनों तरफ में ज्यादा कौन है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। और पार्टनर मान लीजिए कि इसमें एक्स और वाई है, कौन कौन पार्टनर है, C2 में प्रॉफिट लॉस बांटते थे ओल्ड, और न्यू क्या है इसका 1:1 है। तो 1:1 हुआ, इसी कारण से तो इसका काम हो रहा है ना। अगर 3:2 ही रहता और किसी पार्टनर को आपत्ति नहीं होती, चेंज इन PSR नहीं होता, तो क्या इसको बनाने की जरूरत थी, फ्री बैठे हुए थे तो क्या रिवॉल्यूशन बना लो, ऐसा नहीं होता। रिवॉल्यूशन बनाने का एक ओकेजन होता है, अवसर होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लॉक कर दिया जाए। अब देखिएगा एक्स और वाई दोनों का 3:2 था, 1:1 उसका न्यू रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है, नाउ द क्वेश्चन इज सर अब क्या करेंगे। तो 11, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेजर पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग करना सीख चुके हैं। क्या है यहाँ का स्टेप, दोनों तरफ में जो ज्यादा है उसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे पहले, तो जो दोनों तरफ में जो ज्यादा है उसको लिखेंगे, थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। इधर का हो गया 15,000 और इधर का हो गया 10,000, तो ज्यादा जो है 15,000 ही है ना। तो जो डिफरेंस है लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हुआ है, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 3 में बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 प्रॉफिट हुआ है ना, तो इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा, दोनों दिक्कत, बोलिए भैया कोई परेशानी, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब समझने वाली बात क्या है, सर आगे का डेफिनेशन का पार्ट पूरा कर दीजिए। डेफिनेशन का पार्ट ये है, मैंने लिखवा दिया है कि ऑल द इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर शोन टू इट्स क्रेडिट साइड, यही ना लिखवा है। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल द डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड टू इट्स डेबिट साइड। अब ये मैंने 4 ही नाम लिखा है, ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा क्या, सीधा एसेट लायबिलिटी करके तो नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी, वहां मिलेगा स्टॉक, वहां मिलेगा फर्नीचर, वहां मिलेगा मशीनरी, वहां मिलेगा लैंड, वहां मिलेगा बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, जिस चीज का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा उसी को कंसीडर करना है रिवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। घर में पड़ा हुआ है 3 टीवी, आपके घर में एक टीवी पड़ा हुआ है, एक टीवी दादाजी के रूम में पड़ा हुआ है, एक टीवी आपके मम्मी पापा के रूम में पड़ा हुआ है, 3 टीवी लगा हुआ है। अब दादाजी वाला टीवी थोड़ा खराब हो गया, उसको ठोक पीट के चला रहे थे, नहीं चल रहा था, तो बनवाने ले जाएंगे तो तीनों को ले जाएंगे, जो खराब होगा उसी को ले जाएंगे। उसी तरह से एसेट बिजनेस में 50 गो है, रिवैल्यूएशन हो रहा है 5 गो का, तो उसी 5 को कंसीडर करेंगे इसके लिए, सबको लेके नहीं आ जाएंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फलाना एसेट जो है वो रिवैल्यूड हुआ है, अब फलाना लायबिलिटी रिवैल्यूड हुआ है। मान लीजिए बिल्स पेबल भी है और क्रेडिटर भी है, बिल्स पेबल जैसे था वैसे ही है, चेंज नहीं हुआ है, लायबिलिटी चेंज हुआ है, क्रेडिटर चेंज हुआ है, क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, क्रेडिटर को रिवैल्यूएशन में डालेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात, बोलो। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारा कुछ मिल सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए पुट किया है यहाँ पे, देखिए समझ में आया। अब ये देखना है कि इफ द क्रेडिट साइड, द सम ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द सम ऑफ डेबिट साइड, if the sum of credit side is more than the sum of debit side, it will be known as
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्या बोलेंगे? लेकिन लिखे तो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो साइड पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा? प्रॉफिट एंड लॉस इज रिटेन टुगेदर, प्रॉफिट एंड लॉस इज रिटेन, ये दोनों साथ में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अगला है, इफ द सम ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द सम ऑफ क्रेडिट साइड, देन इट विल बी लॉस। रिपीट करते हैं, फिर से समझिए। यहां तक का सबको समझ आया? इफ द सम ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द सम ऑफ डेबिट साइड, यदि क्रेडिट साइड का सम डेबिट साइड के सम से ज्यादा है, यदि क्रेडिट साइड का सम डेबिट साइड के सम से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। व्हिच रेशियो? क्योंकि ये रिवैल्यूएशन उसी के कारण आज ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। मेरी बात पे किसी को कोई आपत्ति, कोई शक? अच्छा, दूसरा तरफ अगर इधर होता 20,000, इधर होता 15,000, तो फिर 5,000 का लॉस हो जाता। या इधर 15,000 है, इधर 20,000 होता, तो 5,000 का लॉस हो जाता। तो क्या लिखते? बाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। वहां पे 3,000 एक्स को लॉस हो जाता, वाई को 2,000 लॉस हो जाता। किस रेशियो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस? एमसीक्यू में पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 3 एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी पहले था 80,000, अब है 1,00,000। फर्नीचर था पहले 12,000, अब है 10,000। और बिल्डिंग है पहले 1,00,000, अब है 1,50,000। तो 2 एसेट का वैल्यू बढ़ा, एक एसेट का वैल्यू 2,000 से घट गया। क्रेडिटर था पहले 50,000, अब हो गया 60,000। क्रेडिटर का भी वैल्यू बढ़ गया 10,000 से। ठीक है, तो ओवरऑल आपके नुकसान के नाम पे 12,000 है। डेबिट में कितना जाएगा? 12,000। 2,000 डिक्रीज इन एसेट और 10,000 इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी में इंक्रीज लॉस है, लायबिलिटी में डिक्रीज बेनिफिट है। एसेट में डिक्रीज लॉस है, एसेट में इंक्रीज बेनिफिट है। समझ में आई बात? लॉक कर दिया जाए। दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट, अब आते हैं, एक मुद्दा आता है, सर इसमें क्या हुआ? मैंने क्या बोला था कि मशीनरी का वैल्यू 1,00,000 से 80,000 हुआ कि कितना हुआ? 80,000 था। 80,000 था पहले कि बाद में था? पहले 80 था, अब 1,00,000 हो गया। तो एक मशीन का वैल्यू बढ़ गया 20,000 से, और फर्नीचर का, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 50,000 से। तो 50 और 20 70,000 क्रेडिट साइड में, 12,000 डेबिट साइड में। तो हो गया कितना? 58,000, यानी कि 58,000 इज द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड विल बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। यहाँ गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, न्यू, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को सब लोग समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, दैट्स इट। आज का जो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था वो यहीं तक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे क्वेश्चंस आप इस पे कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है।